तो साथियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है सामयिकी के इस अंक में। और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए मैं आपके साथ हूं राजेश त्यागी। सामयिकी में आज हम चर्चा करने वाले हैं नोटबंदी के 4 साल, आर्थिक पैकेज के नाकाम इंजेक्शन और डूबती अर्थव्यवस्था। तो 4 साल आप जानते हैं पूरे हो चुके हैं। नोटबंदी को, डिमोनेटाइजेशन को, जब प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर हम सबको बताया था कि किस तरह से नोटबंदी के जरिए वे आतंकवाद खत्म करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती देने वाले हैं, जो काली अर्थव्यवस्था है, ब्लैक की इकोनॉमी है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि बार बार कहा नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने, उनके मंत्रियों ने कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है नरेंद्र मोदी ने ब्लैक की अर्थव्यवस्था पर, काली अर्थव्यवस्था पर। लेकिन हमने देखा इस पूरे दौर में, इस नोटबंदी के बाद, कि ये सर्जिकल स्ट्राइक अगर किसी चीज़ पर हुई थी तो वो खुद अर्थव्यवस्था पर हुई थी। इस नोटबंदी के साथ ही अर्थव्यवस्था की जो तबाही है, अर्थव्यवस्था का जो विनाश है, वो और तेज़ हो गया। ऐसा नहीं है कि उससे पहले अर्थव्यवस्था संकट में नहीं थी। वास्तव में अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट में थी और उस संकट से निकलने का, उस संकट से बाहर आने का कोई रास्ता, कोई उपाय पूंजीपति वर्ग के पास नहीं था। उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसने आखिरकार ये जो नोटबंदी है, इसे ब्राज़ील सरकार के कदम से इसे आयात किया। और इसके जो परिणाम थे, जो दुष्परिणाम इस नोटबंदी के निकल सकते थे, उन पर बिना कोई बहुत गहन विचार किए, बिना कुछ सोचे समझे, आनन फानन में नोटबंदी को जो है लागू कर दिया, डीमोनेटाइजेशन को लागू कर दिया। और इस डीमोनेटाइजेशन के जो परिणाम थे वो बहुत ही भयंकर होने वाले थे, इतने भयंकर जिसका सरकार ने अनुमान नहीं लगाया था। वास्तव में जो डीमोनेटाइजेशन था, इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसे हमें समझना पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन, जैसा कि बहुत सारे लिबरल अर्थशास्त्रियों ने ये कहा, बुद्धिजीवियों ने ये कहा कि ये कदम बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था, ये मूर्खतापूर्ण था। तो इन सब बातों में कोई दम नहीं था। वास्तव में सरकार ने ये जो डिमोनेटाइजेशन किया था, ये जो नोटबंदी की थी, इसका वास्तविक उद्देश्य जो है, इसके घोषित उद्देश्यों की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? इसका वास्तविक उद्देश्य था पूरी इकोनॉमी में जो सबसे नीचे की सतह हैं, पूरी अर्थव्यवस्था में जो सबसे नीचे की सतह हैं, विशेष रूप से जो छोटे मालिक थे, छोटे छोटे दुकानदार, कारखानेदार और छोटे छोटे उद्यमी, व्यवसायी, तो एक ही झपट्टे में, एक ही बार में उन सब का सफाया कर देना था। उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल देना था जिसमें वे अर्थव्यवस्था में पिटाकर बाहर हो जाएं। उनका सब कुछ जो है वो बड़े जो निवेशक हैं, बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े जो व्यवसायी हैं, उनके हाथों में पहुंच जाए और इस तरह से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिले, नीचे बहुत बड़े पैमाने पर एक जगह खाली हो जाए और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिले, एक जगह मिले फैलने के लिए। जो पुरानी उत्पादन शक्तियां हैं, उन उत्पादन शक्तियों के लिए एक जगह खाली हो जाए। इसकी तुलना हम अगर करें, इसको साधारण शब्दों में समझने के लिए, तो हम इसकी तुलना एक गमले में लगाए गए पौधे से कर सकते हैं, जिसकी सारी जड़ें गमले में भर गई हैं। और अब उस गमले को टूटने से बचाने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाने के लिए, और उस पौधे को सूखने से बचाने के लिए, अब ये जरूरी है कि उस पौधे को बाहर निकाला जाए, उसकी जड़ों की छटनी कर दी जाए और उसे दोबारा से जो है सब जड़ें छाटकर उसी गमले में वापस लगा दिया जाए। तो ये कुव्वत तो इस अर्थव्यवस्था के पास, पूंजीवाद के पास नहीं थी कि वो गमले को बड़ा कर सके, वो इस फ्लावर पॉट को बड़ा कर सके, अपना एक्सपेंशन कर सके और पुरानी उत्पादन शक्तियों को नई जगह दे सके। वो जो कैपेसिटी इसकी थी, वो जो क्षमता थी, वो तो बहुत पहले ही चुक गई थी। तो अब यही कर सकता था कि इस पौधे को बाहर निकाले, इसकी जड़ें काटे और उसे दोबारा से लगा दे। तो ये जो जड़ काटने का काम था,
उसकी जो झकड़ा जड़ें काटने का काम था, उसकी जो छोटी छोटी जड़ें हैं उनकी सफाई का काम था, ये था डिमोनेटाइजेशन, ये था नोटबंदी। तो नोटबंदी के जरिए सरकार जो करना चाहती थी, वास्तव में घोषणाएं तो इधर उधर की बहुत कर रही थी, वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, मेहनतकश जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ये टेररिज्म पर अटैक है और ये काली अर्थव्यवस्था पर अटैक है। ये कोई अटैक नहीं था। ये अटैक जो है, जो सबसे नीचे सबसे कमज़ोर पूंजीवादी उद्यम थे, छोटे छोटे जो संपत्ति के मालिक थे, तो उन सब के ऊपर जो है ये जबरदस्त अटैक था, जिसका बोझ जो है अंततः मेहनतकश जनता के कंधों पर जाना था। और इन लेयर्स का सबसे नीचे जो ये संस्तर थे, इनका पूरी तरह से सफाया हो जाना था, जो हुआ भी। बहुत बड़े पैमाने पर जो छोटे छोटे उद्यमी थे, जो छोटे छोटे व्यवसायी थे, छोटी छोटी दुकानें गली मोहल्लों में खोलकर बैठे हुए, तो उनके ऊपर एक तरीके से उनकी बहुत बड़ी तबाही इसके अंदर हुई। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सारा उद्यम है, जो छोटा छोटा उद्यम है, जो छोटा छोटा व्यापार है, ये सारा बैंक अकाउंट्स और वाइट इकोनॉमी पर नहीं चलता है, ये सारा कैश के लेन देन पर चलता है। और ये सारी इकोनॉमी जो है इनकी, ये ब्लैक की इकोनॉमी होती है। और एक तरह से आपको बताएं तो ये तभी तक जीवित रहते हैं जब तक इन्हें मुफ्त की बिजली की चोरी करते हैं, सब तरह की जो है छोटी छोटी चोरियां करके ये अपने उद्यमों को, अपने व्यवसायों को चला कर रखते हैं। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये असल में इन लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो छोटा छोटा व्यवसायी, छोटा छोटा उद्यमी था, उस सबको तबाह करके, और ये बड़े उद्योगों को एक तरह से बूस्ट देने वाली बात थी। इकोनॉमी की नीचे से जड़ें साफ करके उस ऊपर वालों के लिए स्पेस बनाने की बात थी। ये था डिमोनेटाइजेशन, ये था नोटबंदी। इस नोटबंदी के जो वांछित परिणाम इन्हें चाहिए थे वो नहीं आए, क्योंकि ये नोटबंदी एक तो ऐसे समय में की गई जिस समय विश्व पूंजीवाद का संकट अपने चरम पर था। ये नोटबंदी ऐसे समय में की गई जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था नहीं, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था है, वो एक बड़े संकट में, गहन संकट में फंसी हुई थी। और ये संकट 2008 के सब प्राइम संकट से लगातार जारी था। भारत के शासकों को कहीं ये अंदेशा था, कहीं उन्हें ये भरोसा था कि भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। और इस अंदेशे में उन्होंने सोचा कि ये जो कीमोथेरेपी है, ये हम कर सकते हैं इकोनॉमी की, और इस कीमोथेरेपी के जरिए हम इसको जो है आर्थिक संकट के इस कैंसर से बचाकर निकाल सकते हैं। लेकिन उसका परिणाम उल्टा आया। एक ऐसे समय में ये नोटबंदी हुई जिस समय इस नोटबंदी को ऐसे समय में किया गया जिस समय पहले ही ये जो अर्थव्यवस्था का जो पौधा है, ये कमज़ोर हो रहा था, ये पीला पड़ रहा था। उस समय इसकी कीमोथेरेपी की गई। उस समय इसको जो है, इसका ये जो लाइफ ब्लड था, तो इसे सुखा दिया गया। और इसका जो है, इसका परिणाम ये हुआ कि जो पहले से ही जो है बड़ी सासत में थी इकोनॉमी, वो और भी ज़्यादा सासत में आ गई। इन 4 सालों में इकोनॉमी ने, अर्थव्यवस्था ने लगातार एक पतन देखा है, एक कांस्टेंट फॉल देखा है, जिसमें कहीं कभी कभार शेयर मार्केट जो है बीच बीच में संभलता गया, वरना ये पूरा एक कांस्टेंट फॉल रहा है, एक लगातार पतन जो है अर्थव्यवस्था का, ये चलता गया, जिसमें हर तरह का क्राइसिस, डेट का क्राइसिस, कर्जों का क्राइसिस, संकट, रोजगार का संकट, महंगाई का संकट, कीमतों में लगातार वृद्धि, थोक में भी और खुदरा में भी। तो इस सब के चलने से अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा संकट के इस चक्रव्यूह में लगातार पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं, तो फंसती गई। मैंने शुरू में कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था इससे पहले संकट में नहीं थी, इससे पहले भी संकट में थी। और ये जो नोटबंदी थी, ये असल में उस संकट से उबारने का एक लीवर था, एक बड़ा जोखिम भी मोदी सरकार जो है इसके जरिए उठा रही थी। और इस जोखिम के परिणाम ये हुए कि इससे जो पहले से संकट में अर्थव्यवस्था थी, वो और भी ज़्यादा संकट में आई।
अभी रिजर्व बैंक ने 2 दिन पहले घोषणा की है, मैं उसकी घोषणा को पढ़ देता हूं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इतिहास में पहली बार 2020-21 के पूर्वार्ध में भारत मंदी में दाखिल हो गया है। ये पहली बार हो रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था घोषित रूप से एक रिसेशन में, एक मंदी में एंटर कर रही है, दाखिल हो रही है। और ये मंदी स्थायी मंदी है। स्थायी मंदी किस लिए कि अगर आप देखेंगे तो अगर हम अप्रैल से देखें, 2 तिमाही को ले लें, तो अप्रैल से जून की जो तिमाही है उसमें जीडीपी 23.9% गिरी थी। उसका संकुचन हुआ था, उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था लगभग 24%, 23.9% एग्जैक्टली। आशा ये थी कि एक तिमाही में गिरने के बाद ये जो है उठेगी, लेकिन ये जो पतन है ये दूसरी तिमाही में जारी रहा। और दूसरी तिमाही में इस कॉन्ट्रैक्शन को तो ओवरकम किया ही नहीं जा सका, इस पर तो पार पाया नहीं जा सका, इस संकुचन पर, बल्कि और आगे संकुचन हो गया। और ये संकुचन भी कोई कम नहीं था, ये संकुचन भी 9% के करीब पहुंच गया। 8.9, लगभग 9% के करीब ये संकुचन पहुंच गया। दूसरी तिमाही में जब ये संकुचन जारी रहा और तीसरी तिमाही में भी इस संकुचन के सितंबर बीत जाने के बावजूद भी अक्टूबर में इस संकुचन के रिकवर करने के, इस पर पार पाने के जब कोई अंदेशा, कोई उसकी संभावनाएं नहीं नजर आई, तो रिजर्व बैंक को मजबूरी में ये घोषणा करनी पड़ी कि भारत की अर्थव्यवस्था पतन के दौर में, मंदी के दौर में दाखिल हो गई। अगर आप देखेंगे, हमारे लेख देखेंगे आज से 4 साल पहले के, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक की थी नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के ऊपर, डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, उस समय हमने घोषणा की थी कि ये, इसका जो अंतिम परिणाम है वो ये होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देशों से भी पहले, उसके जो समकक्ष देश हैं उनसे पहले मंदी में दाखिल हो जाएगी। हमने कहा था कि इसके जो परिणाम है वो बहुत ही भयंकर निकलेंगे, और ख़ास तौर से मेहनतकश जनता के लिए, ख़ास तौर से जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए ये बहुत ही भयंकर निकलेंगे और ये अर्थव्यवस्था जो है ये मंदी में दाखिल हो जाएगी। तो इसका जो इफेक्ट हुआ इस मंदी का, इसका डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का जो इफेक्ट हुआ, इसका जो परिणाम आया, ये परिणाम जो है एक तरह से कैस्केडिंग इफेक्ट के रूप में आया, जिसमें नीचे से इसका ऐसा इफेक्ट रहा, ये तो नीचे से जड़ काटने की कोशिश कर रहे थे कि वो पूरी की पूरी जो नींव है, पूरी की पूरी नींव ही हिल गई। इसकी पूरी की पूरी नींव अर्थव्यवस्था की हिल गई, और इस हिलने से जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से धड़ाम जमीन पर आकर गिरी। ये जो मंदी है, जो इस समय शुरू हुई है, ये जो स्थायी मंदी है, ये मंदी दरअसल हम ये नहीं कह सकते कि नोटबंदी का परिणाम है। निश्चित रूप से ये मंदी विश्व पूंजीवाद की जो आम मंदी है उसका एक हिस्सा है, उसके पतन का एक हिस्सा है, लेकिन नोटबंदी ने इस मंदी को और भी तेज कर दिया और इसे सुनिश्चित बना दिया। अगर किसी तरह से इस पर पार पाया जा सकता था, अगर किसी तरह की बैरिकेडिंग हो सकती थी, किसी तरह की इसमें सीमाएं खड़ी की जा सकती थी विश्व पूंजीवाद के संकट के खिलाफ, इंडियन इकोनॉमी जो है या भारत की अर्थव्यवस्था बैरिकेडिंग कर सकती थी अपनी, तो उसकी सब संभावनाएं खत्म हो गई। और इसने डिमोनेटाइजेशन ने, नोटबंदी ने उसको पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया। ना काली अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ा, ना आतंकवाद पर कोई फर्क पड़ा। आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से काली अर्थव्यवस्था फिर अपनी जगह पर है, उसके ऊपर रत्ती भर असर नहीं पड़ा। आतंकवाद अपनी जगह पर है, सब कुछ अपनी जगह पर है। जो नष्ट हुआ वो अर्थव्यवस्था नष्ट हुई। और इसके बाद जो है आनन फानन में इस साल जो है 2020 की शुरुआत से ही जैसे जैसे अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, ये डैम्परिंग के, सीलन के जो है साइन दिखा रही थी, उसके साथ साथ भारत के जो पूंजीवादी शासक हैं उनके हाथ पैर फूल गए। और इस हबड़ा तबड़ी में उन्होंने इस साल मार्च में, आप जानते हैं कि 1.70 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम पर। 2.25 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, लेकिन ये 2.25 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये ऊँट के मुंह में जीरे के तरह से जो है साबित हुआ। और तब हमें पता लगा कि इसके पीछे भी उद्देश्य कुछ और था। ये गरीब कल्याण योजना के नाम पर ये पैसे तो आप जानते हैं सारे
किसी भी तरह से मेहनतकश जनता को इनका कोई लाभ नहीं पहुंचा। लेकिन मेहनतकश जनता के लिए पैकेज घोषित करके 2.25 करोड़ का सरकार 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैकेज, लगभग जो है मैं कहूँगा कि 21 लाख करोड़ का पैकेज था, ये लाने वाली थी 2 महीने बाद ही, जिसमें उद्योगपतियों को, बड़े बड़े व्यवसायियों को, बड़े निवेशकों को, बड़े प्राइवेट बैंकों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया जाने वाला था। तो इतना बड़ा पैकेज लाने के लिए ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट किया गया, जिससे मेहनतकश जनता की नसों को ठंडा किया जा सके, उसकी नस को कूल रखा जा सके। तो 2.25 लाख के पैकेज का, 2.25 लाख करोड़ के पैकेज का झुंझुना उनको दिखाकर, और इसमें से भी उनके हिस्से में कुछ नहीं आया मेहनतकश लोगों के, 2 महीने बाद ही सरकार ने जो है 21 लाख करोड़ का दूसरा पैकेज जो है वो घोषित किया। और जिसके ऊपर हमने, आपको याद है साथियों, निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने के साथ साथ हमने 5 मिनट बाद ही हमने जो है लगातार 4 अपने प्रसारण किए थे, जिसमें हमने पूरी तरह से धज्जी उड़ा दी थी निर्मला सीतारमण के इन प्रसारणों की। और हमने बताया था कि सरकार झूठ बोल रही है, ये कोई पैकेज 2 नहीं है, बल्कि ये बजटरी एलोकेशंस हैं, जिन सारे बजटरी एलोकेशंस को अब डाइवर्ट कर दिया गया, उन्हें मोड़ दिया गया पूरी तरह से उद्योगपतियों के, बड़े निवेशकों, बड़े व्यवसायियों के हित में। और ये जो रियायतें हैं, जो बड़े दान चंदे उनके खातों में जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए सरकार जो है ये उतावली हो रही है। और ये 21 लाख करोड़ का पैकेज जो सरकार घोषणा कर रही है, ये असल में बजटरी एलोकेशंस का हिस्सा था, जो अगले 5 सालों में जो है अर्थव्यवस्था को, एक तरह से अर्थव्यवस्था का ये लाइफ ब्लड था, उसका जीवन रक्त था, जिसको जल्दी से जल्दी सरकार जो है पूंजीपतियों की तिजोरियों में पहुंचाने के लिए उतावली है। और उससे सोच रही है कि इकोनॉमी उससे संभल जाएगी, उससे बूस्ट मिल जाएगा। हमने देखा, हमने उसी समय बार बार ये घोषणा की थी कि इससे रत्ती भर भी बूस्ट नहीं मिलेगा, 1 इंच भी इकोनॉमी नहीं संभलेगी। ये पूरा जो पैकेज है इनका, ये पूरा पूंजीपतियों की तिजोरियों में जाकर बंद हो जाएगा। किसी तरह से जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, किसी तरह से मार्केट का, बाजार का एक्सपेंशन नहीं होगा, फैलाव नहीं होगा। ये बात पूरी तरह से एकदम से कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ये बात पूरी तरह से सही साबित हुई है। ये जो 21 लाख करोड़ का पैकेज था, ये गया पानी में। इस 21 लाख करोड़ के पैकेज से कुछ भी नहीं हुआ। लगातार बेरोजगारी आसमान छूती चली गई, कीमतें आसमान छूती जा रही हैं, और पूरा किसी भी तरह से बाजार के अंदर जो उत्पादन शक्तियों का जो एक्सपेंशन होना था, क्रय शक्ति बढ़ाने की आम आदमी की, मेहनतकश जनता की घोषणाएं की जा रही थी, तो उनके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और सब कुछ जो है एक तरह से वहीं का वहीं खड़ा रह गया। और जो आर्थिक संकट का जो इम्पैक्ट आ रहा था, आर्थिक संकट का जो असर आ रहा था, वो ज्यों का त्यों बना रहा। उसके ऊपर कोई भी फर्क इस 21 लाख करोड़ के पैकेज का नहीं पड़ा। अब ये फर्क नहीं पड़ा। अब सरकार के जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कहने लगे कि भाई ये जो पैकेज था सारा, ये आम आदमी के लिए नहीं था, आम आदमी तक नहीं पहुंचा। तो जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा, जब तक आम आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक जो है किसी भी तरह से बाजार नहीं फैल सकता। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पहला पैकेज दिया था 2.25 लाख करोड़ का, ये गया पानी में। दूसरा पैकेज जो दिया था 21 लाख करोड़ का, वो गया पानी में। अब तीसरा पैकेज आज आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है अब तीसरा पैकेज लाया गया है। ये पैकेज जो है लगभग 2.65 लाख करोड़ का पैकेज है, जो जीडीपी का 15% बनता है। कुल सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का 15% ये बनता है। 2.65 लाख करोड़ का पैकेज है। इस पैकेज के अंदर 12 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसमें ईपीएफओ के साथ इसे जोड़ा गया। और ये कहा गया है कि जिन कारखानों में मजदूरों की सैलरी 15,000 से कम रहेगी और जून 2021 तक जिनकी भर्तियां होंगी, तो उन कारखानों को और उन मजदूरों को इस योजना का जो है लाभ मिलेगा। इसी तरह से आपातकाल ऋण योजना है, उद्योगों को उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इसके तहत है। निर्माण और ढांचागत सेक्टर्स में ऋण का मामला है। रियल एस्टेट निर्माताओं और ग्राहकों को कुछ रियायतें, कुछ छूट देने का मामला है। ढांचागत सेक्टर में ऋण और इक्विटी
ट्रांसफ़र का मामला है, कृषि में जो फर्टिलाइजर्स हैं खेती में, तो उनके ऊपर सब्सिडी बढ़ाने के लिए ये सीधे किसानों को नहीं बल्कि जो फर्टिलाइजर निर्माता है उनको दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर और खर्च किया जाएगा, ऋणों के जरिए एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा, पूंजी और औद्योगिक व्यय को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और अंत में 900 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो कोविड सुरक्षा मिशन के नाम से अनुसंधान और विकास पर लगाया जाएगा। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये 12 योजनाएं इस आत्मनिर्भर भारत 3 पैकेज के तहत जो है दी जा रही हैं, जिसमें 2.65 लाख करोड़ का पैकेज और दिया जा रहा है। और जिस तरह से हमने पहली 2 योजनाओं के बारे में घोषणा की थी, हमने बताया था कि किस तरह से ये सारा जो पैकेज है ये अंततः पूंजीपतियों की तिजोरियों में पहुंच जाएगा। इसका कोई लाभ आम आदमी को नहीं मिलेगा और आम आदमी के लिए वो निदेशित भी नहीं है। इस बार ये जो तीसरा पैकेज है इसको सरकार कह रही है कि आम आदमी के लिए निदेशित है, लेकिन जब हम इसका गंभीरता से अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि ये बिल्कुल किसी तरह से भी आम आदमी के लिए नहीं है, किसानों मजदूरों के लिए नहीं है। ये पैकेज फिर से, मसलन मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें फिर से जो इंसेंटिव्स हैं वो बिल्डर्स के लिए दिए जा रहे हैं, और बिल्डर्स के जो ठप पड़े प्रोजेक्ट हैं, जो बने पड़े हैं, जिनका लेने वाला कोई नहीं है, दिल्ली इसके आसपास, बम्बई इसके आसपास, लखनऊ जैसी जगह पर, तमाम हैदराबाद में फ्लैट्स बने पड़े हैं और उनके खरीदार नहीं है, उन्हें लेने वाला कोई नहीं है। तो उसको, निवेश को बूस्ट करने के लिए, उसको तेज़ करने के लिए सरकार जो इस तरह के ये पैकेज बिल्डर्स को बांट रही है। और ये इसका भी, ये जो तीसरी योजना है इसका भी पूरा उद्देश्य जो है, ये जो तीसरा इंजेक्शन दिया जा रहा है इकोनॉमी का, इसका भी उद्देश्य है कि किस तरह से सार्वजनिक कोष से सार्वजनिक धन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पूंजीपतियों के हाथों में उसको पहुंचा दिया जाए। तो इस सब से बिल्कुल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो तीसरी योजना जिसका परसों निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया है, 2 दिन पहले जिसका ऐलान किया है, तो ये जो स्टाइमुलस पैकेज है, आत्मनिर्भर भारत योजना का जो तीसरा पैकेज ये दिया जा रहा है, तो इसका भी जो फेट है, इसका भी भाग्य वही होने वाला है जो इससे पहले के 2 पैकेज का हुआ है। तो साथियों, ये जो डिमोनेटाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन भी मैं कहूँगा अपने आप में एक पैकेज था, जिसमें सरकार कुछ बांट नहीं रही थी बल्कि लूट रही थी। जो, जैसा मैंने कहा कि नीचे जो छोटे छोटे संपत्तियों के मालिक थे, बहुत छोटे छोटे लोग जो अपना व्यवसाय व्यापार चला रहे थे, तो उन सबको इसमें नष्ट करके और ऊपर वालों के लिए, उनके फैलने के लिए, जगह बनाने के लिए, वो स्पेस क्रिएट करने के लिए इकोनॉमी में ये डिमोनेटाइजेशन किया गया था। एक तरह से प्रूनिंग की गई थी, ये रूट्स की, इकोनॉमी की जड़ों की प्रूनिंग की गई थी, उनकी छटाई की गई थी। तो उसके बाद से ये जो पैकेज है, ये असल में सरकार की उन्हीं तमाम योजनाओं का हिस्सा है कि किसी तरह से ये जो ऊपर बैठे हुए जो बहुत बड़े निवेशक हैं, व्यवसायी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, तो इनके लिए किसी तरह से जो है स्पेस क्रिएट की जाए। तो अब ये जो बूस्टर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, इन बूस्टर इंजेक्शन का मकसद है कि किसी तरह से बाजार में अगर वास्तविक डिमांड, एक वास्तविक मांग नहीं पैदा कर पा रही है इकोनॉमी, तो एक नकली मांग जो है वो पैदा की जाए। और इस प्रयास में बड़ी विचित्र बात है कि इसमें अभी मैं देख रहा था, सीपीएम ने अपने ऑर्गेन में, वैनगार्ड नाम से निकलता है, उसमें जो है इसी तरह का एक आर्टिकल छापा और उसमें सरकार को ये सलाह दी है कि वो डिमांड को बाजार में स्टाइमुलेट करने के लिए पब्लिक स्पेंडिंग करे। ये बड़ी अचरज की बात है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं ये क्या रोल, क्या भूमिका अदा कर रही हैं। पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब है कि सार्वजनिक कोष से पैसा डाले बाजार में, जिससे कि मांग बढ़े, बाजार के अंदर जो डिमांड है वो स्टाइमुलेट हो। तो ये जो पार्टियां हैं, ये बजाय पूंजीवाद को कटघरे में खड़ा करने के बजाय पूंजीवाद पर हमला करने के, एक तो पूंजीवादी सरकारों के सलाहकार बने हुए, इनके नेता जो हैं वो गवर्नमेंट के, सरकार के वित्तीय सलाहकार बने हुए हैं। और दूसरा देखिए उनको सलाह क्या दे रहे हैं, उनको सलाह ये दे रहे हैं कि बाजार को स्टिमुलेट करने के लिए पब्लिक स्पेंडिंग कर दें, सार्वजनिक कोष से पैसा निकाल करके उसमें डाल दें। हम कम्युनिस्टों को, हम समाजवादी क्रांतिकारियों को वास्तव में इस पब्लिक स्पेंडिंग का विरोध करना चाहिए।
हमें इस बात का विरोध करना चाहिए कि सरकार सार्वजनिक कोष से निकाल करके पैसा जो है वो बाजार के अंदर फेंके, क्योंकि ये पैसा जो जब जब आप बाजार के अंदर फेंकेंगे तो ये निश्चित रूप से सबसे पहले जो निवेशक हैं वो उठाएंगे। आप मान लीजिए कर्जे देंगे तो ये कर्जे जो है सबसे पहले निवेशकों के हाथ में जाएंगे, तो सबसे पहला जो हिस्सा है उसके अंदर वो उनका होगा, वो अपने लिए प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे उसमें से। तो सरकार का ये जो न्यू लिबरल व्यू है, ये जो नव उदारवादी दृष्टिकोण है कि प्रॉफिट्स जनरेट होंगे तो मार्केट चलेगा, और मार्केट चलेगा, बाजार चलेगा तो इकोनॉमी चलेगी। तो इस दृष्टिकोण को लेकर के सरकार तो अपना काम कर ही रही है, साथ में कम्युनिस्ट पार्टियां जो है ये भी इसी दृष्टिकोण पर काम कर रही है कि बाजार को कैसे स्टिमुलस दिया जाए। तो हमने देखा कि ये जो बाजार को स्टिमुलस देने के जितने भी प्रयास हैं, और ये भीम प्रयास हैं साथियों, 21 लाख करोड़ का पैकेज भारत जैसे देश के लिए कोई छोटा मोटा पैकेज नहीं है। तो ये भीम प्रयास हैं जिसमें सार्वजनिक पैसे को, आपके हमारे पैसे को, जिसको सरकारें टैक्स के नाम पर जबरन लूटती हैं, जबरन उसे जमा करती हैं, उसे निकाल कर सीधे सीधे बैंकों के जरिए, ऋण संस्थाओं के जरिए, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के जरिए, स्टेट कॉरपोरेशंस के जरिए सीधे सीधे पूंजीपतियों के हाथ में जो है पैसे पहुंचा रही हैं। और इसमें ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर जो दान चंदे हैं वो लोगों के नाम पर, किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर भी रख दिए जाते हैं, जिससे उनकी नसें ठंडी रहे और वो इसके खिलाफ बगावत ना करें। तो ये 4 साल की अगर हम बात करें, इन 4 सालों की जिसमें सरकार ने ये डीमोनेटाइजेशन के नाम पर ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसका सारा बोझ होते होते मेहनतकश जनता पर आ गया। जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, छोटे मोटे व्यापार हैं, उन सब के तबाह होने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। ये सही है कि कोविड क्राइसिस ने, कोरोना संकट ने इस संकट को आसमान में पहुंचा दिया, इस संकट को 4 गुना कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले संकट मौजूद नहीं था। संकट मौजूद था, इसीलिए तो डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा था। संकट मौजूद था, इसीलिए तो लगातार जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ती चली जा रही थी। संकट था, इसीलिए तो जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पहले ही डिप्रेशन दिखा रहा था, कोविड के आने से पहले डिप्रेशन दिखा रहा था। पहले ही अर्थशास्त्री ये घोषणा कर रहे थे। आप जानते हैं कि रघुराम राजन ने 1.5 साल पहले ये घोषणा की थी कि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। ये अर्थशास्त्री हैं, वे लगातार ये घोषणा कर रहे थे, ये बता रहे थे, हमें अलार्म दे रहे थे कि इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो विनाश की तरफ बढ़ रही है, पतन की तरफ बढ़ रही है, मंदी की तरफ बढ़ रही है, उसके चक्रव्यूह में फंसने जा रही है। तो ये संकट पहले से मौजूद था। तो जब निर्मला सीतारमण या मोदी ये कहने की कोशिश करते हैं कि कोरोना ने उन्हें संकट में पहुंचा दिया, तो वो झूठ बोल रहे होते हैं। अगर कोरोना ने संकट में पहुंचाया तो आपने आज से 4 साल पहले डिमोनेटाइजेशन क्यों किया था? डिमोनेटाइजेशन वास्तव में संकट के इस कीचड़ में धंस रहे पूंजीवाद के लिए, उस एक तरह से पूंजीवाद इस डिमोनेटाइजेशन के जरिए हाथ पैर मार रहा था। उससे बाहर निकलने का, उस दलदल से बाहर निकलने का एक प्रयास था, जो हम जानते हैं कि नाकाम हुआ। और नाकाम विशेष रूप से इसलिए हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि कोरोना आ गया, इसलिए हुआ कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई डिमोनेटाइजेशन के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, ये ऐसे वक्त में की गई जिससे जिस वक्त में विश्व पूंजीवाद की समूची आर्थिक व्यवस्था एक बड़े संकट में फंसी हुई थी। वास्तव में वो पिछले 1 दशक से चले आ रहे संकट से कभी निकली नहीं थी। और उसका जो इफेक्ट है, उसका जो असर है, वो धीरे धीरे अमेरिका और यूरोप से फैलते हुए जो पिछड़े देश हैं, पेरिफेरी के देश हैं, हाशिए के देश हैं, उनकी तरफ बढ़ रहा था। तो एक ऐसे समय में, जिस समय ये असर जो है ये भारत जैसे देशों की तरफ आ रहा था, उनके कंधे पर आ रहा था, उस समय डिमोनेटाइजेशन किया गया। तो डिमोनेटाइजेशन ऐसे हो गया कि अगर आप गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में आप जड़ें काटते हैं तो नई जड़ें निकल आती, बरसात के मौसम में आप प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पौधे को गर्मी के मौसम में, तपती गर्मी के मौसम में निकाल कर उसकी प्रूनिंग कर देंगे तो वो मर जाएगा, वो पीला पड़ जाएगा। तो ये हुआ कि इसकी जो प्रूनिंग की गई, ये डिमोनेटाइजेशन किया गया, ये एक ऐसे वक्त में किया गया और जिसके लिए पूंजीवादी शासक बाध्य भी थे। उनके पास और कोई रास्ता नहीं, इधर कुआं और इधर खाई वाली स्थिति जो है
पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था में बनी हुई है, बनी हुई थी आज से 4 साल पहले भी और आज भी बनी हुई है, कि अगर डिमोनेटाइजेशन ना किया जाता तो एक तरह से पूरी जो इकोनॉमी है उसके रास्ते रुक गए थे, वो पूरी तरह से बंद हो रहे थे रास्ते, उसका विकास रुक रहा था, तब भी संकट आ रहा था। और डिमोनेटाइजेशन किया गया ये सोचकर कि ये संकट किसी तरह से हल हो जाएगा, तो डिमोनेटाइजेशन ने उस संकट को दोगुना कर दिया। तो ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें सत्ता के पास, उसके अर्थशास्त्रियों के पास, उसके एक्सपर्ट्स के पास कोई रास्ता नहीं होता, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो वो वाली स्थिति सरकार के सामने जो है 4 साल पहले थी, जिसका निराकरण करने के लिए सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया और उससे कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए लोगों को झूठी आशाएं दे दी। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि साथियों मुझे सिर्फ आप 2 महीने दे दो, 2 महीने में आपको जो है मैं वांछित परिणाम दिखा दूंगा डिमोनेटाइजेशन के। 2 महीने बीत गए, 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, और वो वांछित परिणाम तो क्या आने थे, परिणाम ठीक उसके उलट आ रहे हैं जिस तरह की घोषणाएं उद्घोषणाएं सरकार ने की थी। तो आज पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो एक ऐसी स्थिति पर आ गई है जहां रिजर्व बैंक को अब मजबूर होकर ये घोषणा करनी पड़ी है कि भारत में ऐतिहासिक मंदी आ गई है, भारत की अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक मंदी की चपेट में आ चुकी है। और उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार अर्थव्यवस्था के इतिहास में पहली बार ये जो इकोनॉमी है ये मंदी के चक्रव्यूह में फंसी है। तो साथियों इसके परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। अमेरिका में इस तरह की मंदी के परिणाम आपने देखे थे, जिसमें डेट्रॉइट जैसे पूरे शहर तबाह हो गए थे, बहुत ही भयंकर परिणाम थे। लेकिन ये भयंकर परिणाम जिसमें अमेरिका में भी लोगों ने आत्महत्याएं की थी, लोगों की मौत हुई थी, बिजली के बिल ना चुका पाने से, घरों को गर्म ना रख पाने से, लोगों की ठंड से मौत हुई थी, कई बूढ़े लोग मरे थे उसमें। तो अमेरिका में ये परिणाम थे। और ये जो पिछड़े देश हैं, भारत जैसे पिछड़े देश हैं जहाँ लोगों के पास पहले ही आबादी के लगभग 1/3 हिस्सा जो है यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, तो यहाँ जो परिणाम होंगे इसके, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो कल्पनातीत होंगे इस मंदी के परिणाम। ये मंदी जो अब जिसकी घोषणा रिजर्व बैंक ने कर दी है, ये हमारे सामने 2 रास्ते बना रही है। एक रास्ता इस मंदी के, इस पतन के, इस दौर में जिसमें गरीबी और फैलेगी, भूखमरी फैलेगी, वंचना फैलेगी, तो इस सारे दौर में एक परिणाम तो इसका होगा फांसीवाद का उभार। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस निज़ाम के खिलाफ उठते हुए, बगावत करते हुए, डेस्पेयर में, निराशा में, अवसाद में फांसीवाद की तरफ खींचेंगे। वे सबसे जो संकीर्ण और युग पिछड़े समीकरण हैं, जाति के, संप्रदाय के, नस्लवाद के, उनकी तरफ खींचेंगे, जिसका उभार हम अमेरिका से भारत तक पूरे विश्व में हम उसका उभार देख रहे हैं। इन काली ताकतों का उभार देख रहे हैं। तो इन काली ताकतों का उभार जो है वो होगा। दूसरी तरफ यही मंदी, यही निराशा, यही हताशा पूंजीवाद से क्रांति की तरफ ले जा सकती है, मजदूर वर्ग को आंदोलित कर सकती है और मजदूर वर्ग को क्रांति की तरफ ले जा सकती है, बशर्ते मजदूर वर्ग को नेतृत्व देने वाली पार्टी मौजूद हो। मार्क्सवादी कार्यक्रम से, क्रांतिकारी मार्क्सवादी कार्यक्रम से लेस पार्टी मौजूद हो। तो ये स्थिति जो है ये फांसीवाद की तरफ जाने के बजाय, दक्षिण की तरफ झुकने के बजाय वाम की तरफ झुक सकती है, क्रांति की तरफ बढ़ सकती है। ये बहुत ही तय है कि इस वक्त ये समय जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। साधारण बूर्जुआ जनवादी तरीकों से, जिनसे 70 साल बूर्जुआजी ने भारत में राज किया, भारतीय बूर्जुआजी ने, अब उन तरीकों से बूर्जुआजी शासन नहीं कर पाएगी।
वर्ग विरोध बहुत ज़्यादा तीखे होते जाएंगे। पूंजीपति वर्ग को बाध्य होकर मजबूर होकर मजदूरों पर हमला करना पड़ेगा। लूट और शोषण को और तेज करना पड़ेगा। इकोनॉमी को जिंदा रखने के लिए, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को गिरने से बचाने के लिए। और इस हमले के खिलाफ मजदूर वर्ग की तरफ से जबरदस्त प्रतिरोध आएगा। अब प्रश्न ये है, सवाल यह है कि अगर ये प्रतिरोध मजबूत होगा, इस प्रतिरोध की एक निश्चित राजनीतिक दिशा होगी, तो निश्चित रूप से ये प्रतिरोध जो है ये क्रांतिकारी संघर्ष में तब्दील होगा, क्रांतिकारी संघर्ष की तरफ जाएगा। अगर हम ये नहीं कर पाए, अगर हम क्रांतिकारी पार्टी का सृजन नहीं कर पाए, उसका सर्जन नहीं कर पाए, उसे तैयार नहीं कर पाए, तो ये इस महामंदी के दौर में ये स्थिति जो है ये फांसीवाद की तरफ मुड़ेगी। लोग हताशा और निराशा में आत्महत्या करेंगे। फांसीवाद जो है ये आत्महत्या है, तो आत्महत्या करेंगे। जिस तरह से अपनी कठिनतम जीवन स्थितियों में फंसा हुआ आदमी आत्महत्या करता है, उसी तरह से जो पूरी क्लास हैं, पूरे वर्ग हैं, वो आत्महत्या करेंगे। सबसे पहले पेटी बूर्जुआजी आत्महत्या करेगी, वो मजदूर वर्ग के खिलाफ हो जाएगी, क्रांति के खिलाफ हो जाएगी, वो बूर्जुआजी की तरफ मुड़ेगी, उसकी दास्ता स्वीकार करेगी, उसके पदचिन्हों पर चलेगी। और फिर मजदूर वर्ग का एक हिस्सा, मेहनतकश जनता का एक हिस्सा जो है वो फांसीवाद की तरफ मुड़ेगा। अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है और इस बात की बड़ी संभावना बनी हुई है। लेकिन स्थिति को क्रांतिकारी मजदूर वर्ग, क्रांतिकारी मार्क्सवाद पर खड़ी हुई पार्टी निश्चित रूप से उलट देगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ऐसी पार्टी मौजूद हो जो मजदूर वर्ग के और युवाओं के अग्रणी तत्वों को समेट सके, उन्हें मार्क्सवादी कार्यक्रम के गिर्द लामबंद कर सके और पूंजीवाद, फांसीवाद को ध्वस्त करने के लिए हमले को तेज कर सके। तो ये 4 साल का कच्चा चिट्ठा था जिस पर हमने बात की है, जिसके चलते नोटबंदी के इन 4 सालों में तमाम जो आर्थिक पैकेजों के इंजेक्शन हैं, 3 बड़े इंजेक्शन जो सरकार ने दिए हैं वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं और अर्थव्यवस्था लगातार डूबती चली जा रही है। तो इसके बीच युवाओं और मजदूरों को अपने कार्यभार तय करने हैं, संघर्ष को तीखा करना है, पूंजीवाद, फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और इस संकल्प के साथ दोस्तों, आपसे फिर एक बार विदा लेने का समय आ गया। पौना घंटा हो चुका है, आधे घंटे में समेटने की कोशिश थी इसे। तो इसके साथ आपके साथ जो है इन तमाम समीचीन विषयों पर बातचीत होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी, हम लोग मिलते रहेंगे। तो आज के लिए